Namaste friends and welcome back to Vidyarthi Group. I am Sarthak Singh and today I am here to discuss about the chapter Cell, the unit of life. This is 8th chapter of biology, class 11th, and it is from 3rd unit, structure and functions. It is very important chapter and in this video we are talking about the topic what is cell, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे, सेल थ्योरी देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल देखेंगे एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा करेंगे जैसे साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूबुलस, वैक्यूलस, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप है एंड राइबोसोमस, गोल्गी एपरेटस, देन लाइजोसोम, सेंट्रियोल, फ्लैजेला और सीलिया, सेंट्रल वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स। इन सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स का हम लोग फंक्शन देखेंगे, साथ ही साथ ये सारा टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग। तो सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी नाउ। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल मीन्स होता है मौलिक, मीन्स लाइफ का, जीवन का मौलिक इकाई है सेल, और साथ ही साथ इट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स टोटल बात मिला के सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है सबसे छोटा, इससे छोटा मीन्स कोई इकाई नहीं होता है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई इससे छोटा इकाई नहीं होता है। ये सबसे छोटा इकाई होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और सबसे छोटा मौलिक इकाई, स्ट्रक्चरल इकाई मीन्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जिस तरह से बनता है उसमें स्ट्रक्चरल इकाई है ये, और फंक्शनल इकाई टोटल वर्क जो है वर्केबल यूनिट है सेल। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जो बॉडी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक माइक्रोस्कोपिक इकाई से बना हुआ होता है जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटा जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और फिर हम लोग देखते हैं मेनी ऑर्गेनिजम्स सच एज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एंड it is called unicellular organisms and they are called unicellular organisms। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और इन्हें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एंड अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और फिर हम लोग देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला तो डिफरेंस है ये इसमें नंबर ऑफ सेल एक ही रहता है और ये लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना हुआ होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एंड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वे सिंगल सेल्स मीन्स एक ही सेल से मिलकर के बनता है और इसमें बहुत सारा सेल लगता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। जितना भी एक्टिविटीज़ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, टोटल एक्टिविटीज़ जो है एक ही सेल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जबकि यहाँ पे मल्टीसेलुलर के केस में ऐसा नहीं है। एक सिंगल जो है सिंगल सेल जो है एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा या कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अ सिंगल सेल परफॉर्म्ड वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द सेल। एक सिंगल सेल एक ही या कुछ एक्टिविटीज़ जो है
परफॉर्म करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। एंड रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल, रिप्रोडक्शन भी जो है उसी सेल से हो जाता है, इसमें सिंगल सेल से। एंड एक्सप्लाइट करके, बॉडी एक्सप्लाइट करके जो है न्यू डाउटर सेल तैयार हो जाता है। और इसमें जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जर्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो है जर्म सेल्स रहता है रिप्रोडक्शन के लिए। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन बहुत छोटा है। द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। एंड अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, इसका लाइफ स्पेन बहुत ही बड़ा होता है। देन अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, किस तरह से डिस्कवरी हुआ था सेल का। हम देखा था सबसे पहले सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड किए थे सेल को। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। कैसे डिस्कवर्ड किए थे? वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कोक, while examining a thin slice of coke under a primitive microscope made by him, Hooke observed honeycombed or porous structure named the unit cell। देखो क्या हुआ था कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक, यही है रॉबर्ट हुक एंड 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। कैसे किया था? वे एक थीन स्लाइस ऑफ कोक, जो कि ट्री के बार्क का एक पार्ट होता है, एक थिन स्लाइस ऑफ कोक, और उसका इन्होंने एक थिन स्लाइस लिया हुआ था और उसको अपने से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड देख रहे थे कि क्या मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कुछ डिस्कवर करने के लिए है, कैसे कैसे मतलब कोर्क बना हुआ है। तो इन्होंने देखा, हुक ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मीन्स मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर इनको दिखाई पड़ा, और पोरस स्ट्रक्चर मीन्स छेदेदार स्ट्रक्चर जो है उस पर दिखाई पड़ा। उसको इन्होंने जो है नाम दे दिया सेल। सेल वर्ड जो है सेलुला से डिराइव्ड हुआ है, मीन्स लिटिल कंपार्टमेंटल रूम। एंड रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वे डेड सेल था। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं डेड सेल, डेड कोक सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक। ओके, एंड इसके बाद जो है मीन्स रॉबर्ट हुक डेड सेल देखे थे, और इस चीज़ को इन्होंने अपनी मीन्स पुस्तक माइक्रोग्राफिया में जो है इस चीज़ को लिखा था मैगजीन में। एंड मीन्स रिप्रेजेंट किया था। उस टाइम इतना जो है मीडिया नहीं थी हाईलाइट करने के लिए, या आजकल की तरह जो है कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम में, इसलिए उन्होंने माइक्रोग्राफिया में जो है इस सेल के बारे में बताया किस तरह का होता है। ओके, देन अब हम लोग देखते हैं अब तक इन्होंने तो जो है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व किया था। फिर 1674 एंटोन लेवेनुक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने जो है डेड सेल ऑब्जर्व किया था 1665 में। एंड 9 ईयर लेटर्स एंटोन लेवेनुक ने फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में पाया। एंड देन in 1678 he discovered sperms and identified the sperm cells of human, dogs, rabbits, frogs, fish and insects। 1678 में मीन्स 4 साल बाद लिविंग सेल के डिस्कवर करने के बाद पॉन्ड वाटर में इन्होंने स्पर्म सेल्स को आइडेंटिफाई किया, ह्यूमंस का, डॉग्स का, रैबिट्स का, फ्रॉग्स का, फिश का और सम इंसेक्ट्स का। 1678 में एंटोन लेवेनुक ने इस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई किया था, पहचाना था स्पर्म सेल्स को। और इनका 2 योगदान है, इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल भी देखे थे ये पॉन्ड वाटर में। हाउएवर हुक हैड ओनली सीन द थिकेंड वॉल्स ऑफ द सेल्स एंड नॉट द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। अब तक इन लोगों ने जो है मीन्स ये थिकेंड वॉल्स ही देखा था सेल्स का। अब बारी थी सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसके बारे में पड़ताल करने की। तो फिर
In 1831, Robert Brown discovered and named the nucleus in plant cells. रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किए एंड उसको नाम दिए न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स में इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. देन इन 1839 जे प्रुकिंज, अब आते हैं 1839 में, मीन्स 8 साल बाद, जे प्रुकिंज गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म टर्म देते हैं. प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जैविक द्रव्य पदार्थ जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है, उसी को जो है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है. प्रोटोप्लाज्म द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स. ओके, जो भी जैविक द्रव्य पदार्थ जो है सेल में जिंदा द्रव्य पदार्थ प्रेजेंट रहता है, उसको जो है हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. अब कुछ ईयर्स लेटर मतलब कुछ साल बाद जो है इन 1866 हेकल established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary characters. अब 1866 में जो है हेकल ने इस्टेब्लिश किया न्यूक्लियस के फंक्शन को कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्यों होता है सेल्स में. तो उन्होंने बताया न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर्स. मीन्स न्यूक्लियस जो है जवाबदेह है, मीन्स हेरिडेटरी कैरेक्टर को रखता है न्यूक्लियस अपने अंदर, और ट्रांसमिटिंग मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. देन अब हम लोग आ जाते हैं सेल थ्योरी पे. कैसे कैसे सेल थ्योरी रचा गया, क्या था उसमें. इन 1838 में जैकोब मैथियस लेडेन नाम याद रखना, अ जर्मन बोटेनिस्ट फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल. इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, ये सारे प्लांट्स जो हैं एक मतलब सेल से मिल करके बने हुए हैं. जैकोब मैथियस लेडेन का ऐसा कहना था. देन अब यहाँ पे आ जाते हैं थियोडोर शहवान 1839 में, और मीन्स एक साल के गैप के बाद थियोडोर शहवान आते हैं और वे बताते हैं इन 1839 थियोडोर शहवान, a German zoologist, independently asserted that all animals and plants are made up of cells. थियोडोर शहवान बताते हैं कि जितने भी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, सारे के सारे जो है सेल से मिलकर के बने हुए हैं. अब यहाँ तक सेल थ्योरी आ जाता है. देन एक और साइंटिस्ट आते हैं, आर वर्चो, इनका नाम रहता है. 1855 में आते हैं आर वर्चो. ये मॉडिफाई कर देते हैं सेल थ्योरी को कुछ इस तरह से. इन 1855 आर वर्चो प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं. जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल जाइगोट से बना हुआ है. और जाइगोट सबसे मीन्स ऑल एनिमल, जितने एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, सारे के सारे जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए थे. सारे एक बार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. देन सेल डिवाइड होते जाता है और फिर टिश्यू तैयार होता है, ऑर्गन तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, देन ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है, और फिर जो है ऑर्गेनिजम्स तैयार हो जाता है. तो यही मॉडिफाई किए थे आर वर्चो ने सेल थ्योरी को. अब कुछ देख लेते हैं सेल थ्योरी क्या हमको बताता है, क्या मतलब प्रूफ देता है. Thus the cell theory states that all living organisms are composed of cells and cell products. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सेल से बने हुए हैं और सेल प्रोडक्ट्स से बने हुए होते हैं. सेल थ्योरी से पता चलता है. और यहाँ पे जो आर वर्चो ने आइडिया दिया था, इसको इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से बताया था. ओमनिस सेलुला ई सेलुला. 1 मिनट. ओमनिस सेलुला ई सेलुला
1 मिनट थोड़ा। ई सेलुला, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। सेलुला के नाम से जो है इस एक्टिविटीज़ को बताया था कि जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए होते हैं। इस चीज़ को इन्होंने टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका यही मतलब था ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब। एंड आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। और फिर ये सेल थ्योरी, पहला सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल्स। जितने भी केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो भी होता है सारा जो है प्रोसेस सेल में ही होता है। एंड ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट इट्स लाइफ एज सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो है लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। और फिर अब हम लोगों का सेल थ्योरी ख़त्म हो गया। अब हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द सेल कंटेन्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल जो है एक द्रव्य पदार्थ, मीन्स द्रव्य नहीं बोल सकते, सॉरी, जेली लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करके लगता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन द कंटेंट्स ऑफ cells and several cell organelles are bonded by an outer thin covering called plasma membrane and cell membrane। देखो, जो भी सेल में अंतर वस्तु, कंटेंट्स मीन्स होता है अंतर वस्तु, जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स और सेल के अंदर के कुछ चीज़, कुछ ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं वे एक आउटर मोस्ट बाउंड्री के घेरे में रहते हैं, आउटर थिन कवरिंग में रहते हैं, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है या और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ब्रेन की तरह वर्क करता है सेल में। न्यूक्लियस जो है इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल because all activities of the cell is controlled by it, and the nucleus controls the activities of the cell. It is bound by a membrane called nuclear membrane। न्यूक्लियस जो है सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के घेरे में रहता है ये। एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑलवेज मूवमेंट ऑफ this movement is allows movement of material in and outside the out of the nucleus। ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पोरस स्ट्रक्चर का रहता है, मीन्स छेदीदार रहता है, जिसके कारण से जो है ये अलाउ करता है किसी भी मटेरियल को न्यूक्लियस तक ले जाने में काम करता है और उसको न्यूक्लियस से मतलब किसी वस्तु को किसी भी मटेरियल को जो है न्यूक्लियस से बाहर निकालने का काम करता है। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एंड सस्पेंडेड इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको कि न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एंड द न्यूक्लियस कंटेन्स अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज कॉल्ड क्रोमोजोम्स। बहुत सारे नंबर ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज कंटेन करके रखता है न्यूक्लियस, जिसको कि हम लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, इट मीन्स डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। एंड क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स, क्रोमोजोम्स जीन्स को कैरी करता है। एंड जीन्स हैव टू कैरी कोडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन और प्रोजेनी। जीन्स जो है कोडेड इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से उसके प्रोजेनी तक पहुंचाने का काम करता है। और सो द चिल्ड्रन रिमेन एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, मीन्स कुछ जो है एक्टिविटीज़ मिलता है पेरेंट से जीन के कारण। सम एक्टिविटीज़ आर मैचिंग फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड ठीक है। इसी कारण से जो है मतलब कुछ चिल्ड्रन जो है अपने माँ बाप की तरह लगते हैं। एंड
देन यहाँ पे आ जाते हैं माइक्रोट्यूबुलस। माइक्रोट्यूबुलस जो है एक फाइन ट्यूब्स को बोला जाता है, और जो कि सेल का फ्रेमवर्क रहता है एक फाइन ट्यूब से, जिसको कि माइक्रोट्यूबुलस बोला जाता है। मीन्स द सेल हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स माइक्रोफिलामेंटस। यहाँ पे ट्यून्स नहीं होगा, ट्यूब्स होगा, ट्यूब्स, TUBES, टी 1 मिनट अपने से, यहाँ पे ट्यूब्स होगा। विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड शेप। माइक्रोफिलामेंटस का क्या वर्क है, जो ये जो है ये सेल के स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करके रखता है, और माइक्रोट्यूबुलस जो है फ्रेमवर्क है, फाइन ट्यूब्स का फ्रेमवर्क है सेल पे। एंड अब आ जाता है वैक्यूलस पे। वैक्यूलस ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का होता है सेल में, और सेल कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वैक्यूलस। बहुत तरह का जो है, यहाँ पे लैंड्स नहीं होगा यार, काइंड्स होगा, काइंड्स होगा। और बहुत तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मीन्स झोले की तरह का स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है, जिसको कि वैक्यूलस बोला जाता है। और सम वैक्यूलस आर हियर एंड फूड वैक्यूलस यहाँ पे है। जैसे फूड वैक्यूलस जो है स्पेशलाइज्ड रहता है फूड कंटेन करने के लिए। सब मतलब अलग अलग वैक्यूलस का अलग अलग जो है ये रहता है, एक्टिविटी रहता है, फंक्शन रहता है। एंड contractile vacuoles are specialized vacuoles that accumulate excess water and remove it from the cell। देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलस इस तरह से स्पेशलाइज रहता है कि ये एक्यूमुलेटेड वाटर ज़्यादा वाटर एक्सेस वाटर को जो है एक्यूमुलेट करके रिमूव करता है सेल से। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलस कुछ इस तरह से स्पेशलाइज रहता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे अब आ जाते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है देखते हैं। these आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है और पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहते हैं। एंड ये क्यों होता है पावर हाउस ऑफ सेल, ये देख लेते हैं। जब भी किसी प्लांट्स या एनिमल्स को जो है एनिमल सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस जो है एनर्जी रिलीज होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। मीन्स these are rod like structures and are called the powerhouse of cell. When a plant or an animal cell require energy, the glucose molecules are broken down to release energy through a process called cellular respiration. Cellular respirations occur in mitochondria. Mitochondria में occur होता है cellular respiration, इसीलिए mitochondria को power house of cell बोल जाता है। क्या? power house of cell, power house of cell, PHOC, पावर हाउस ऑफ सेल। देन अब आ जाते हैं राइबोसोमस पे। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। ये वही साइट है, यहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल में। एंड गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन है? दिस ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द सेल। ये जो है किसी भी ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को जो है सेल के अंदर लाता है और सेल से बाहर ले जाने का जो है फंक्शन करता है। ज़रूरियात यूज़फुल सब्सटेंसेस को, यूज़फुल मॉलिक्यूल्स को जो है सेल के अंदर लाता है, और फिर मीन्स अज़रूरियात मॉलिक्यूल्स को जो है ये सेल से बाहर भेजता है। अब आ जाते हैं लाइसोसोमस। इसको डेड सेल ईटर्स के भी नाम से जाना जाता है। लाइसोसोमस को डेड सेल्स ईटर, डेड सेल्स ईटर के भी नाम से जाना जाता है। ईटर के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? देखिए यहाँ पे These organelles contain enzymes that can digest proteins and fats। ये कुछ इस तरह का एंजाइम्स कंटेन करके रखता है जो कि प्रोटीन और फैट को भी डाइजेस्ट कर देता है। और
जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, व्हेन अ सेल इज डैमेज, जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, मर जाता है, तो द लाइजोसोमस एंजाइम्स आर रिलीज्ड, लाइजोसोम का एंजाइम रिलीज होता है, एंड दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डैमेज सेल्स। डैमेज सेल्स का ये एंजाइम जो है डैमेज सेल्स का कंपोनेंट्स को जो है ब्रेक डाउन कर देता है और उसको जो है सराउंडिंग सेल के यूज लाइक बना देता है, एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज़ ऑफ द सराउंडिंग सेल्स। मीन्स वहाँ पे आसपास में जो भी सेल रहते हैं उसके यूज लाइक बना देता है उस सेल के कंटेंट्स को। एंड अब यहाँ पे आ जाते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? दिस ऑर्गेनल्स हेल्प्स इन मूविंग क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोजोम्स को मूव कराने में मदद करता है सेंट्रियोल। इट इज़ एब्सेंट इन सेल्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के सेल में एब्सेंट रहता है सेंट्रियोल। एंड इसका फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमोजोम्स को मूव करवाता है। एंड लास्ट वन इज फ्लैजेला और सीलिया। In unicellular organisms, flagella and cilia helps in the movement of organisms. Unicellular organisms में ये जो है हमारे पैर हाथ की तरह रहता है। Unicellular organisms के मूवमेंट के लिए मीन्स जवाबदेह रहता है, मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट का फंक्शन करवाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजेला और सीलिया। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, एंड द रिमेनिंग टॉपिक विल बी कवर अप इन द नेक्स्ट सेशन. So thank you for watching Vidyarthi Guru.